चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपका बीच में रुक गया था। हम लोग अनुप्रस्थ के बारे में पढ़ चुके थे और अनुदैर्ध्य देख रहे थे। अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में हमने बताया ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें तरंग की दिशा और तरंग के कणों की दिशा दोनों कैसी होगी, तो तरंग के कण तरंग की दिशा के समानांतर गति करें, यानी वे यांत्रिक तरंगें जिनमें तरंग के कणों की दिशा तरंग की गति की दिशा के समांतर होती है, उन तरंगों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंगें। अब हम लोग देख रहे थे कि इसमें तरंग के जो कण होंगे उनकी दिशा कैसी होगी। तो देखिए इस तरीके से ये बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ जगह पर ऐसा है जहां पर कण पास पास हैं और कुछ जगह ऐसी है जहां पर कण दूर दूर हैं। तो यहाँ पर दो चीजें बनती हैं कि जहां पर इन कणों के बीच में दूरी अधिक होती है, यानी जैसे यहाँ पर कण है नजदीक और यहाँ पर आप देखोगे तो ये दूर दूर है। तो यहाँ पर दो स्थिति बनती है, जहां पर कण पास पास होंगे उन्हें कहा जा उस स्थिति को कहा जाता है संपीड़न। इंग्लिश में इसको कंप्रेशन बोलते हैं। और जहां पर कण दूर दूर होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कण दूर दूर हैं, तो जहां पर दूर दूर होते हैं उसे बोला जाता है विरलन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वे यांत्रिक तरंगें जो संपीड़न और विरलन के माध्यम से आगे की ओर तरंग की दिशा के समांतर गति करती हैं, उन तरंगों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा। दूसरा, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में कौन सी तरंगें चल सकती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगें चल सकती हैं। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि वो कैसे चलेंगी, लंबवत चलेंगे कण तरंग की दिशा के, और यहाँ पर किस रूप में बढ़ेंगे? श्रृंग और गर्त के रूप में। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे और यहाँ पर एक ग्राफ भी इस तरीके से हम लोग बना चुके थे कि ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये श्रृंग होगा। ये क्या होगा? ये भी श्रृंग होगा। ये क्या होगा? ये भी श्रृंग। ये आपका गर्त। और एक श्रृंग से एक श्रृंग के बीच की दूरी किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी लैम्डा से। इसको तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। उसी तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे कण पास पास हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं संपीड़न। यहाँ पर भी संपीड़न और यहाँ पर भी स्थिति किसकी बनेगी? संपीड़न। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इसे भी डिनोट किया जाता है लैम्डा से, यानी इसे तरंगदैर्ध्य। और एक विरलन से दूसरे विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये भी आपकी लैम्डा यानी कि तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। परिभाषा हम बोल दे रहे, जब किसी माध्यम के कण यांत्रिक तरंगें, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें में कण की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होती है, तो उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जाना जाता है। या वे तरंगे जो संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती हैं, उन्हें यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये लगभग हर पेपर में पूछा गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये कम से कम 1000 बार पेपरों में पूछा जा चुका कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की हैं, अनुदैर्ध्य। भूल जाए याद रखिएगा। देखिए इसमें आधा धा बना हुआ है और ध्वनि में भी आधा धा बना हुआ है। तो याद रखना कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। जैसे आप देखते ही होंगे कि अगर आप किसी अन्य मौसम में आवाज सुनोगे तो आपको आवाज दूर की आवाज सुनाई देगी,
तो वहां पर क्या होगा, कण पास पास हो जाते हैं तो वो संपीड़न की स्थिति बनती है। जैसे हम बोलेंगे, अगर आप सामने से सुन रहे हो तो कण कैसे चलेंगे, सामने इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर वहीं किसी तालाब में यानी द्रव में मारा जाए पत्थर तो वो किस रूप में, तो वो इस रूप में यानी ठोस में किस रूप में चलेगा, तो ठोस में इस तरीके से कंपन करता हुआ यानी संगवर्त के रूप में बढ़ता है। तो पहला एग्जाम्पल इसका ध्वनि तरंगे। दूसरा याद रखिएगा, जो आपकी प्रेशर वेव्स होती हैं यानी दाब तरंगे होती हैं, वो आपकी किस प्रकार की हैं, तो दाब तरंगे भी आपकी अनुदैर्ध्य हैं। तीसरा याद रखिएगा, जो पी तरंगे भूकंप के समय में उठती हैं, वो तरंगे किस प्रकार की हैं, वो भी आपकी यानी प्राइमरी वेव्स जो होती हैं भूकंप के समय, वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नोट करिएगा। इसी में अगर आप लिखना चाहें स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, तो वो भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिएगा, आयाम क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम के बारे में न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होता है। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम क्या है। देखिए, आयाम को समझने के लिए सबसे पहली बात तो इसको बिल्कुल सिंपल वे पर समझते हैं। यांत्रिक तरंगों के गति करते समय जो माध्यम के कण होते हैं, जैसे माध्यम के कण यहाँ पर संगर्त के रूप में, यहाँ संपीड़न विरलन के रूप में, तो यांत्रिक तरंगों में चाहे वो अनुप्रस्थ हो चाहे वो अनुदैर्ध्य हो, दोनों में आयाम होगा। माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति से जितना ज्यादा दूरी तक विस्थापित होंगे, यानी अपनी साम्य स्थिति से जितनी दूरी तक विस्थापित होंगे, उस बीच की दूरी को ही आपका आयाम कहा जाता है। जैसे समझिएगा, ये कण की साम्य स्थिति थी, जब शांति की स्थिति में थे तब कण यहाँ होता, लेकिन जब कंपन स्टार्ट हुआ तो श्रृंग के रूप में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और जब गर्त के रूप में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। यानी संपीड़न विरलन में अगर देखा जाए तो संपीड़न विरलन में भी क्या होगा, जितना ज्यादा आगे तक जाए और जितना ज्यादा दूरी तक वो विस्थापित हो जाए कण, उसी दूरी को आपका क्या कहा जाता है, आयाम। यानी ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए। चाहे वो यहां से ले लो आप, ये भी ए होगा, ये दूरी क्या होगी, ये भी आपकी ए होगी। यानी ए का मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड से है। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा लिख लीजिएगा, जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य या जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है, संचरण होता है, तो माध्यम के सभी कण, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का कोई कण, आगे लिखिएगा, माध्यम का कोई कण अपनी साम्य स्थिति से, अपनी साम्य स्थिति से जितना अधिक विस्थापित होता है, जितना अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को, उस दूरी को आयाम कहा जाता है। उस दूरी को आयाम कहा जाता है। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं।
अब दूरी है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक मीटर हो जाता है, इसका एसआई मात्रक मीटर है। तो इसे बोला जाता है आपका आयाम, तो इसे नोट कर लीजिएगा, आयाम। अब आयाम के बाद नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिएगा आवर्तकाल। अगली हेडिंग है आवर्त काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्त काल या टाइम पीरियड। अब यहां पर अभी बात हुई कि जब साम्य स्थिति होगी तो कण शांत होंगे, लेकिन जब उसमें कोई भी डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा तो कणों में हलचल होगी, और हलचल होने के बाद वो कण जितना अधिक विस्थापित होगा उस दूरी को हम आयाम बोलेंगे। अब उसी जगह अगर आवर्त काल की बात करें तो माध्यम का कण क्या करेगा, अभी हमने बोला कंपन करता है, तो माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, तो इसकी सीधे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, माध्यम का कोई कण, इसकी डेफिनेशन रख के आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, माध्यम का कोई कण एक कंपन करने में जितना समय लेता है उसे ही आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहा जाता है। आप सबको मालूम है, इसको हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ बात किसकी थी, समय की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक या एसआई मात्रक सेकंड होता है, इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। यानी कि बात करी कि यहाँ से कण अपना एक कंपन में जितनी दूरी तय करेगा, उस दूरी को तय करने में, यहाँ मान लीजिए एक कंपन में वो यहाँ तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो गई, आयाम हो गई, और इस आयाम को यानी एक आयाम जो उस कंपन के दौरान हुआ, उस एक आयाम जितने समय में वो आयाम हुआ वही आपका क्या है, आवर्तकाल। अगर समझ में आ गया हो और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कुछ ना करिएगा, तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। बहुत से लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि क्लास समझ में नहीं आ रही, तो नोट करके इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं, तरंग दैर्ध्य। देखिए आपको समझ में आ ही गया, तरंग दैर्ध्य अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, हेडिंग डाल दीजिएगा तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ। अब तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करने में किए जाने वाले तरंग जितनी दूरी तय करेगी उसे क्या कहा जाएगा, यानी माध्यम का कोई कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर जितनी दूरी तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। हम फिर से बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, माध्यम के किसी कण के
एक कंपन, एक कंपन। अब यहाँ देखिए, ये जो सुरंग गया था, ये इसका अधिकतम था, जो अधिकतम विस्थापन हुआ था। तो अधिकतम विस्थापन क्या हो जाता है, आयाम। लेकिन उसी जगह अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंपन करने में, यानी एक कंपन करने में मतलब जितनी दूरी तय करी, एक कंपन में यहाँ आया और दूसरा यहाँ पर गया, तो ये पूरा मिला करके जो बीच की दूरी बनेगी, ये क्या बनेगी, लैम्डा। तो उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है आवृत्ति की। आवृत्ति, आवृत्ति इंग्लिश में इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले इसका मात्रक ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका मात्रक एसआई यूनिट में, इसका मात्रक एसआई यूनिट में हर्ट्ज है। हर्ट्ज, इसका मात्रक एसआई यूनिट में हर्ट्ज है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एन से। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड में जितने कंपन करता है, एक सेकंड में जितने कंपन करता है, उसे आवृत्ति कहते हैं। उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में कोई कण जितने कंपन कर देगा, मान लीजिए एक सेकंड में 2 कंपन हो जा रहे हैं, 200 कंपन हो जा रहे हैं, उसी कंपन को हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड में जितने कंपन कर देगा वही आपका आवृत्ति बन जाता है। तो उसे याद रखिएगा, आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। तो इसके बारे में अगर आप, एक क्वेश्चन बनता है कि आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में क्या संबंध है, तो एक हेडिंग डालिएगा, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच संबंध। आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच संबंध। अच्छा, आवर्तकाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई कण एक कंपन करने में जितना समय लेगा वो आवर्तकाल है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक सेकंड में जितने कंपन कर देगा वो क्या है, आवृत्ति है। तो ये दोनों का अंतर है, इन दोनों के बीच में संबंध होता है F इक्वल टू 1/T, यानी आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, यानी इन दोनों के बीच जो संबंध है वो कौन सा है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती संबंध है। एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घट जाएगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। या आवृत्ति बराबर आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, आवृत्ति बराबर कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या बटे समय, कंपनों की संख्या बटे समय। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहां तक सारी चीजें सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा,
अगर ना समझ में आ रहा तो वीडियो 2-3 बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। जैसे ध्वनि तरंग से आपका बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।